नमस्कार। ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप मनोज कुमार चौधरी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने NSG के रेजिंग डे पर NSG ब्लैक कैट्स के कर्मचारियों और उनके परिवार को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, NSG की भारत की सुरक्षा प्रणाली में एक निर्णायक भूमिका है। अत्यधिक साहस और पेशेवराना अंदाज इसकी पहचान है। भारत को सकुशल और सुरक्षित रखने में NSG के प्रयास पर भारत को गर्व है। 15 अक्टूबर 2020 को भारत तथा कजाकिस्तान के बीच एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। इस वेबिनार की विषय वस्तु थी विश्व के लिए मेक इन इंडिया, भारत कजाकिस्तान रक्षा सहयोग वेबिनार तथा एक्सपो। इसका आयोजन FICCI के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वावधान में किया गया था। ये वेबिनार वेबिनारों की श्रृंखलाओं का हिस्सा है। इन वेबिनारों के आयोजन मित्रवत विदेशी देशों के साथ रक्षा निर्यातों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। इन वेबिनारों का उद्देश्य आने वाले 5 वर्षों में $5 बिलियन के रक्षा निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करना है। दोनों पक्षों के MOD के वरिष्ठ अधिकारियों तथा दोनों देशों के राजदूतों ने इस वेबिनार में भागीदारी की तथा उन्होंने न केवल सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों का लाभ उठाने की आवश्यकता, बल्कि एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने पर भी बल दिया। आज पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण PFRDA ने प्रबंधन के तहत की परिसंपत्तियों AUM के 5 लाख करोड़ के आंकड़े को पार करने की घोषणा की। 12 वर्षों की अवधि में नेशनल पेंशन व्यवस्था NPS तथा अटल पेंशन योजना APY के अंतर्गत इस ऐतिहासिक आंकड़े में अभिदाताओं ने साझा रूप से योगदान किया है। इन वर्षों में सरकारी क्षेत्र की योजना से जुड़े हुए 70.40 लाख कर्मचारियों तथा गैर सरकारी क्षेत्र के 24.24 लाख कर्मचारियों के योगदान के कारण उल्लेखनीय रूप से NPS के अभिदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षण तकनीक, संपर्क अनुरेखण, औषधि तथा चिकित्सा विधान समेत कोविड-19 महामारी के विरुद्ध अनुसंधान तथा टीका परिनियोजन तंत्र की एक समीक्षा बैठक की। श्री मोदी ने कोविड-19 की चुनौतियों के लिए भारतीय टीका डेवलपर तथा निर्माताओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों तथा इस प्रकार के सभी प्रयासों के प्रति समर्थन और सरकारी सुविधा को जारी रखने की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सीरो सर्वेक्षण तथा परीक्षण दोनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सभी के लिए नियमित रूप से, तेजी से तथा सस्ते में परीक्षण की सुविधा दी जानी चाहिए। गत 5 हफ्तों से देश में औसत दैनिक कोविड के मामलों में धीरे धीरे कम होने की प्रवृत्ति दिख रही है। रोज सामने आने वाले नए मामलों के आंकड़े में कमी आ रही है। एक महीने पहले रोज लगभग 90,000 मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब 24 घंटों में लगभग 63,000 नए मामले आने की खबर आ रही है। इसके परिणाम स्वरूप सक्रिय मामलों की संख्या में तीव्र गिरावट के मामले में भी सकारात्मक प्रभाव दिख रहे हैं।
वर्तमान में सक्रिय मामले लगभग 8,04,000 हैं। गत 24 घंटों में लगभग 70,000 रोगी संक्रमण मुक्त हुए हैं। देश में संक्रमण के कुल मामलों में से केवल 10.92% अस्पतालों में या घर पर पृथकवास में हैं। देश में संक्रमण मुक्त होने वाले रोगियों की संख्या में वृद्धि जारी है तथा ये संख्या सक्रिय मामलों की संख्या से लगभग 8 गुना है। देश में कोविड संक्रमण से लगातार उबरने की संख्या में वृद्धि हो रही है तथा देश में संचयी रिकवरी दर 87.56% दर्ज हुई है। बृहस्पतिवार को नई दिल्ली ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर चीन को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। चीन की टिप्पणी पर मीडिया के प्रश्नों का उत्तर देते हुए MEA के वक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि संघ शासित प्रदेश जम्मू तथा कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग रहे हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है तथा उच्च स्तर पर भी कई अवसरों पर चीनी पक्ष को इस बात से अवगत करा दिया गया है। वक्ता ने कहा कि नई दिल्ली को आशा है कि दूसरे देशों से जैसी आशा अन्य देश करते हैं, उन देशों को भी भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आज भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सहयोगी के दावे को खारिज किया है। नई दिल्ली ने दोनों देशों के बीच बातचीत की इच्छा का संकेत देते हुए इस्लामाबाद को एक संदेश दिया है। बृहस्पतिवार शाम को नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए MEA के वक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमने भारत के एक मीडिया आउटलेट पर एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी के साक्षात्कार से जुड़ी खबरों को देखा है तथा इस साक्षात्कार में उन्होंने भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी की है। हमेशा की तरह उन्होंने कहा कि ये प्रयास घरेलू असफलता से ध्यान हटाने संबंधी वर्तमान की पाकिस्तान सरकार की एक कोशिश है तथा रोज भारत के मुद्दे को ये अपने देश में उठाकर लोगों को गुमराह कर रही है। विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी की विशाल चुनौतियों के साथ जूझने वाले विश्व के निर्धनतम देशों की सहायता करने के लिए $25 बिलियन के आपात वित्त पोषण का आह्वान किया है। विश्व बैंक प्रमुख डेविड मालपास ने G20 की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों तथा सेंट्रल बैंक के गवर्नरों को कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन IDA के प्रतिनिधियों के लिए इस महीने के अंत में अतिरिक्त वित्तीय पैकेज का प्रस्ताव करेंगे। अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बिएगुन ने कहा कि बांग्लादेश हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का एक मुख्य साझेदार है। बृहस्पतिवार को ढाका में बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन के साथ मीडिया की साझा ब्रीफिंग में बिएगुन ने कहा कि बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि, भू राजनीतिक स्थिति तथा स्थिरता ने अमेरिका में अपने प्रभाव को बढ़ाया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन ने कहा कि रोहिंग्या के मुद्दे की चर्चा भी दौरे पर आए अमेरिका के उप विदेश मंत्री के साथ की गई। विश्व भर में कोविड संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 3,78,80,000 के पार हो गई है। प्रधानमंत्री ने खाद्य और कृषि संगठन के 75वें स्थापना दिवस पर 75 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अब तक 18 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख टोक्यो ओलंपिक के बारे में सदस्य संगठनों के साथ आपात बैठक करने पर विचार कर रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए यूरोप की 2 सबसे बड़ी राजधानी समस्या में है, क्योंकि पेरिस ने रात्रि व्यापी कर्फ्यू लगा दिया है
तथा लंदन में अलग अलग घरों में रहने वाले लोगों को एक छत के नीचे बैठक करने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अत्यधिक देशों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बाद यूरोप के देशों द्वारा कड़े प्रतिबंध लगाने के कारण ये घोषणाएं हुई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। नमस्कार। स्वागत है आपका समाचार पत्रों से के इस अंक में। मैं हूं शबनम खानम। आज राजधानी से प्रकाशित अखबारों के संपादकीय लेखों में विभिन्न विषयों को उठाया गया है। शुरुआत करते हैं दैनिक हिंदुस्तान से। दैनिक हिंदुस्तान की संपादकीय में आज टिप्पणी लोकप्रियता की लड़ाई पर। ये इस दौर की विडंबना है कि जिन संस्थाओं के ऊपर देश संविधान के अतिरिक्त समाज के हाशिए पर पड़े आखिरी नागरिकों के हितों की रक्षा की जिम्मेदारी है, उन्हें अपनी ही साख की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कथित टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी घोटाला इसकी सबसे ताज़ा नज़ीर है। पिछले दिनों मुंबई पुलिस ने इस तथाकथित भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए 2 मराठी चैनल मालिकों को हिरासत में लिया था और एक अन्य चैनल से पूछताछ अभी जारी है। ऐसे में रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क ने फैसला किया है कि अगले 3 महीनों तक वो न्यूज़ चैनलों की लोकप्रियता रेटिंग जारी नहीं करेगी। बार्क का ये फैसला बिल्कुल मुनासिब है और इस अवधि का इस्तेमाल उसे अपने सिस्टम की खामियों को दुरुस्त करने और एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के लिए करना चाहिए। ये न सिर्फ रेटिंग एजेंसी बल्कि पूरे न्यूज़ मीडिया के हक में है। टीआरपी की आपसी होड़, उसको लेकर पैदा हुए विवाद कोई आज की बात नहीं है। ये काफी पुराना मसला है। हाँ, आज से पहले कभी इसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। दरअसल पिछले कुछ पखवाड़ों के घटनाक्रमों ने ये आशंका पैदा की है कि टीआरपी का आधार पत्रकारीय प्रतिस्पर्धा से अर्जित लोकप्रियता नहीं बल्कि दूसरे तमाम खेल हैं। निसंदेह न्यूज़ मीडिया भी एक इंडस्ट्री है और उसके ठोस आर्थिक पक्ष हैं, मगर हम नहीं भूल सकते कि इसका मूल आधार तथ्यपरक खबर है और पत्रकारिता के स्थापित मूल्यों के संरक्षण का दायित्व भी उसके कंधों पर है। पर जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, उसने पूरी रेटिंग प्रक्रिया और उसकी पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश के करीब 20 करोड़ घरों में टीवी लगे हैं और दर्शक संख्या 80 करोड़ से अधिक है। ब्यूरो के मुताबिक सिर्फ 44,000 घरों में टीआरपी मीटर लगे हुए हैं। इनमें से भी ज्यादातर मनोरंजन चैनलों के आकलन के लिए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रति 1 लाख टीवी सेट पर सिर्फ 4 की दर्शक अभिरुचि के जरिए हिंदी न्यूज़ चैनलों की रेटिंग होती है। अंग्रेजी न्यूज़ चैनलों की तो इससे भी कम पर। जाहिर है ये बेहद छोटा सैंपल है और इतने छोटे सैंपल में गड़बड़ियों की आशंका रहेगी ही। तब तो और भी जब इस बिना पर करीब 40,000 करोड़ रुपए के विज्ञापन बाजार में अपने लिए बेहतर संभावनाएं तलाशनी हो। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में न्यूज़ मीडिया को पूरी स्वायत्तता इसलिए हासिल है क्योंकि उसे एक प्रहरी की भूमिका मिली हुई है। यही वजह है कि उसे आत्मनियमन के लिए प्रेरित किया जाता रहा है। इस तरह की घटनाएं न सिर्फ जनता के भरोसे को डिगाती हैं बल्कि सरकारी हस्तक्षेप के अवसर भी पैदा करती हैं। बेहतर होगा कि इस अप्रिय विवाद से जरूरी सबक लेते हुए कुछ अन्य रेटिंग एजेंसियों की भी गुंजाइश बने ताकि किसी एक का दबदबा न कायम हो सके और स्वस्थ व पारदर्शी तरीके से लोकप्रियता का आकलन हो सके। साफ है, विज्ञापन उद्योग को मानक आंकड़े चाहिए और टीवी मीडिया उद्योग को अपने हित में इसकी व्यवस्था करनी ही होगी। यकीनन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की भी इन सब पर निगाह होगी, लेकिन असली चिंता न्यूज़ मीडिया को करनी पड़ेगी। साख उसी की दांव पर है।
दैनिक जागरण ने अपनी संपादकीय में राष्ट्रीय हितों पर आघात विषय पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, जम्मू कश्मीर में चीन की मदद से अनुच्छेद 370 की वापसी का शरारत भरा सपना देखने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला किस तरह की राजनीति करने पर आमादा हैं, इसका पता उनके साथ साथ कुछ अन्य कश्मीरी नेताओं की ओर से तथाकथित गुपकार घोषणा पत्र का बेसुरा राग अलापने से चलता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के अलावा 3 अन्य राजनीतिक दलों के हस्ताक्षर वाले इस घोषणा पत्र का उद्देश्य राज्य में 5 अगस्त 2019 से पहले वाली स्थिति बहाल करना है। इसका मतलब है कि ये दल कश्मीर के कमजोर और पिछड़े तबकों को उनके अधिकारों से वंचित करने वाले 35A के भी समर्थक हैं और संसद से पारित कानूनों को राज्य में प्रभावी न होने देने वाले 370 के भी। आखिर भेदभाव को खुला संरक्षण देने वाले इन अनुच्छेदों की वापसी की मांग करने वाले कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत की बात किस मुंह से कर सकते हैं? उनकी ओर से कुछ भी कहा जाए, सच यही है कि वे गुपकार घोषणा पत्र के बहाने चीन और पाकिस्तान के खतरनाक इरादों को बल ही प्रदान कर रहे हैं। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि जो चीन लद्दाख और अरुणाचल को भारत का हिस्सा मानने से इनकार कर रहा है, उसे फारूक अब्दुल्ला कश्मीरियों के मददगार के रूप में देख रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने चीन के घोर दमनकारी और विस्तारवादी रवैये से परिचित होते हुए भी जिस तरह उससे मदद की आस लगाई, वो राष्ट्रीय हितों पर आघात के अलावा और कुछ नहीं। उन्होंने अपने आपत्तिजनक बयान से राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही चीन एवं पाकिस्तान जैसे भारत के बैरी देशों का दुस्साहस बढ़ाने का काम किया है। अभी आप सुन रहे थे समाचार पत्रों से। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है दोस्तों। सामयिक वार्ता में आज विषय है अमरीकी उपविदेश मंत्री की भारत यात्रा। अमरीका के उपविदेश मंत्री स्टीवन बायगुन 12 अक्टूबर से 3 दिन की भारत यात्रा पर थे। एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये यात्रा भारत अमरीका व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी और इससे ये जानने का अवसर मिला कि भारत और अमरीका किस तरह मिलकर भारत प्रशांत क्षेत्र और दुनिया भर में शांति, खुशहाली और सुरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। श्री बायगुन ने अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की और भारत अमेरिका मंच से प्रमुख भाषण दिया। ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण रही चूंकि नई दिल्ली में इसी महीने एक मंत्री स्तरीय वार्ता होनी है जिसे 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति पद के मतदान से पहले तय किया गया है। जनवरी 2017 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में सत्ता संभाली थी और इसके बाद 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का ढांचा तैयार किया गया था। उसके बाद से ये तीसरी वार्ता है। इस बार इस वार्ता में एजेंडा रहेगा मूल आदान प्रदान एवं सहयोग समझौता, जिसके तहत अमेरिका भारत के साथ उपग्रह संबंधी एवं अन्य आंकड़े साझा कर सकेगा ताकि भारत की सैन्य लक्ष्य क्षमता बेहतर हो और नेविगेशन भी उसे बेहतर मिले। ये सन 2002 के बाद इस प्रकार का चौथा समझौता है। सन 2002 में सैन्य जानकारी को जुटाने और सुरक्षा को सुनिश्चित करने का समझौता हुआ था। 2016 में साजो सामान को साझा करने का समझौता हुआ और 18 में संचार संबंध स्थापित करने का एक समझौता हुआ था। दोनों ही देश एक रक्षा साझेदारी में और निकट आए हैं जहां वो ये पता लगाते हैं कि एक दूसरे के रणनीतिक हित ऐसे कौन से हैं जो साझा हैं। अब साझेदारी राजनैतिक से रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग तक है। दोनों देशों के गहराते संबंधों के कारण दोनों संवेदनशील प्रौद्योगिकियों को भी साझा करने पर राजी हैं। बातचीत के एजेंडा में वैश्विक महामारी और एशिया में विभिन्न मोर्चों पर चीन के आक्रामक रुख पर भी चर्चा हो सकती है। श्री बायगुन की यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण रही चूंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड बैठक में टोक्यो में मिल चुके थे। अमेरिका ने इस समूह को औपचारिक रूप देने की इच्छा जताई है ताकि चीन के बढ़ते हुए असर को अब रोका जा सके।
भारत प्रशांत क्षेत्र में खुले नौवहन मार्गों की सुरक्षा के अलावा इस यात्रा में यह भी चर्चा हुई कि अमेरिकी कंपनियों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्ग और कौन से हो सकते हैं। चीन और अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार मसलों, भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये और वायरस संक्रमण के शुरुआती दिनों में उसके व्यवहार के कारण अब दोनों ही देशों में काफी तनाव है। यानी अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव के कारण अमेरिका अब चीन पर निर्भर रहने की बजाय कुछ विकल्प तलाश रहा है। ये भारत की आत्मनिर्भर नीति से मेल खाता है, क्योंकि भारत माल के उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनना चाहता है। भारत चीन के आपसी तनाव की चर्चा भी श्री बाइडेन की यात्रा के दौरान हुई और आगामी 2+2 बैठक में भी होगी। भारत चीन तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो और रक्षा मंत्री एस्पर दोनों भारत के संपर्क में रहे हैं। सतत आर्थिक विकास भी बातचीत की कार्यसूची में है। दोनों ही देश भारत प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भी मिलकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। बैठक में वैश्विक महामारी पर चर्चा हुई। मार्च में भारत के विदेश सचिव श्री श्रृंगला और अमेरिका के उप विदेश मंत्री बाइडेन ने हर सप्ताह बातचीत का जो क्रम शुरू किया, उसमें एशिया प्रशांत के अन्य देश भी जुड़ते चले गए। भारत के बाद बांग्लादेश दौरे में भी श्री बाइडेन ने कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की। दरअसल सितंबर में मालदीव के साथ एक रक्षा समझौते के बाद अब अमेरिका भारत के पड़ोसी बांग्लादेश पर गौर कर रहा है। अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के छोटे देशों के बीच बातचीत का क्रम जारी है। भारत भी चाहता है कि उसके पड़ोस में शांति रहे और स्थिरता भी रहे। और इसके साथ ही सामयिक वार्ता का ये अंक समाप्त हुआ। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का यूट्यूब कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।